हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ प्रोफेसर उमा हरिद्वाल और आज हम 11th OCM का आगे का पार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 का। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 4 में 3 टाइप के बिजनेस को ख़त्म किया था, ठीक है। 2 टाइप के बिजनेस को ख़त्म किया था, आज तीसरा हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहला हमने सोल ट्रेडिंग कंसर्न पूरा कंप्लीट किया था, दूसरा हमने पार्टनरशिप फर्म कंप्लीट किया था। अब हम थर्ड टाइप का बिजनेस कर रहे हैं जिसका नाम है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ बिजनेस है, ठीक है, क्योंकि नाम से क्या लग रहा है कि ये फैमिली बिजनेस को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके अब आप में से बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैम हिंदू क्यों वर्ड दिया है यहाँ पे, हिंदू फैमिली बिजनेस का मतलब क्या सिर्फ हिंदू ये बिजनेस कर सकते हैं? नहीं, कैसा होता है ना कि बहुत सालों पहले, ठीक है, जब इंडिया पाकिस्तान का ये डिवीज़न हुआ था, हिंदू मुस्लिम के बीच में जो इश्यूज चल रहे थे, तो वो टाइम पे एक हिंदू लॉ बनाया गया था। उसके भी पहले एक हिंदू लॉ अपने इंडिया में बना था और वो हिंदू लॉ के हिसाब से उसमें इस बिज़नेस के बारे में दिया है और फिर ये नाम लिखना जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है। एक इसका मीनिंग आप देख लो, देर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बट देर इज़ अ यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस विच हैज़ बीन ओरिजिनेटेड इन इंडिया, ठीक है। इट एग्जिस्ट इन इंडिया ओनली। ये आपको सिर्फ इंडिया में दिखेगा बिकॉज इसमें हिंदू वर्ड भी है, आप देख सकते हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस या फिर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। मतलब ये नाम से ही आपको लग रहा होगा कि इसमें जिसका फैमिली बिजनेस होता है, फैमिली बिजनेस मतलब दादा परदादा ने स्टार्ट किया, फिर दादा ने कंटिन्यू किया, फिर पापा ने कंटिन्यू किया, फिर आप कंटिन्यू करोगे, फिर आपके बच्चे कंटिन्यू करेंगे। मतलब ये फैमिली का पार्ट बाय पार्ट क्या रहता है, चलता रहता है। मतलब इसमें कोई भी आउटसाइडर अलाउड नहीं है बिजनेस के अंदर। जो भी रहेंगे फैमिली के मेंबर्स रहेंगे जो ये बिजनेस को क्या करेंगे, आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। और हिंदू वर्ड इसके लिए दिया है बिकॉज हम इसमें हिंदू लॉ को क्या कर रहे हैं, फॉलो करते हैं। अब कुछ इसमें मीनिंग दिया हुआ है एज पर हिंदू लॉ के हिसाब से। यहाँ पे आप 2 मीनिंग देख सकते हो। देखिए, स्कूल ऑफ थॉट अंडर हिंदू लॉ, तो हिंदू लॉ में 2 नाम दिए हैं यहाँ पे। एक है मिताक्षर, ये स्कूल का नाम है और ये स्कूल में जब ये हिंदू लॉ के बारे में सिखाया जाता था तो उसमें इसका मतलब दिया हुआ है। एक है मिताक्षर और दूसरा स्कूल का नाम है दयाभग। ये 2 स्कूल के नाम है, मिताक्षर और दयाभग। अब अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल, इनके हिसाब से क्या लिखा है, ओनली male member of the family can inherit the family business. Hence, the son, grandson, great grandson become joint owner of the family property. A son gets equal rights along with his father in the ancestral property. He has a right to ask for a division of the family property. This school is popular in India except Assam, Bengal and some part of Odisha. अब इस अकॉर्डिंग टू मिताक्षरा को समझते हैं। ये स्कूल के हिसाब से इसमें ये पढ़ाया जाता था कि जो सिर्फ फैमिली में जो मेल मेंबर होते हैं, कौन, मेल मेंबर, सिर्फ वो लोग ही अपने फैमिली बिजनेस को आगे इनहेरिट कर सकते। इनहेरिट का मतलब क्या होता है, परदादा की प्रॉपर्टी है तो वो दादा को मिलेगा, दादा की प्रॉपर्टी पापा को मिलेगा, पापा की प्रॉपर्टी आपको मिलेगा अगर आप मेल मेंबर हो तो, अकॉर्डिंग टू मिताक्षर, ठीक है। मतलब फैमिली की जो भी प्रॉपर्टी होगी उसमें आप सब मेल मेंबर जो फैमिली में है वो क्या बन जाएंगे, इसके जॉइंट ओनर्स। इक्वल राइट्स होंगे उस प्रॉपर्टी पे और उस बिजनेस पे भी, ओके, ठीक है। और लेकिन ये स्कूल इंडिया में बहुत पॉपुलर है, बस कुछ स्टेट्स में ये कुछ स्टेट्स में नहीं है, जैसे आसाम में नहीं है, बंगाल में नहीं है और कुछ पार्ट्स ऑफ ओडिशा में भी नहीं है। अभी तो ऐसे स्कूल्स आपको बहुत कम मिलेंगे जहाँ पे हम मेल के स्टडीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अभी दोनों इक्वल राइट्स के ही हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं।
अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड स्कूल, दया भगत के हिसाब से बोथ male and female member will be co-partners in the Hindu undivided family. Example, after death of husband, his property and business passes on to his wife or to other सक्सेसर। दया भगत थोड़ा सा मॉडर्न सोच के हिसाब से ये स्कूल थी और इनका ये कहना था कि दोनों मेल और फीमेल मेंबर दोनों ही फैमिली बिजनेस में क्या कर सकते हैं, जॉइंट ओनर बन सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हस्बैंड के नाम पे बिजनेस है और हस्बैंड के नाम पे प्रॉपर्टी है और हस्बैंड को कुछ हो जाता है तो उनकी वाइफ को वो सारे बिजनेस और प्रॉपर्टी क्या होंगे, कैरी फॉरवर्ड होंगे। अगर वाइफ नहीं है तो कोई और उनके सक्सेसर, सक्सेसर का मतलब होता है जो उनके फैमिली को आगे बढ़ाने वाला है या वाली है। इसमें फीमेल भी आ गया और मेल भी आ गया। तो बस इसमें ये वर्ड आपको याद रखना है कि बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर विल बी को-पार्टनर्स। को-पार्टनर्स के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये दोनों स्कूल के अपने अपने टीचिंग थे। मिताक्षरा स्कूल का अपना एक टीचिंग था, दया भगत स्कूल का अपना एक टीचिंग था, बट ये दोनों ही एक हिंदू लॉ करके जो बहुत सालों से, बहुत पहले ये बनाया गया है, वो हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं इस टाइप ऑफ बिजनेस के लिए। ओके, सो आई होप आपको ये मीनिंग समझा है फैमिली बिजनेस का। मतलब इसमें प्रॉपर जो फैमिली का जो मेन हेड होगा, हेड ऑफ द फैमिली, वो बिजनेस को चलाएगा और साथ में बाकी मेंबर्स भी उनके क्या बन जाएंगे, जॉइंट ओनर्स बन जाएंगे। ठीक है, अब इसका कुछ डेफिनेशन भी आप देख सकते हो अंडर हिंदू लॉ। अभी डेफिनेशन में क्या दिया है, अंडर हिंदू लॉ एंड HUF का मतलब क्या हुआ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज अ फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्सन लीनियरली डिसेंडेंट from a common ancestor and include their wives and unmarried daughter। अब HUF का मतलब क्या हुआ कि जिसमें एक मेन हेड ऑफ द फैमिली है और उनके ही रूट्स में से सारे बच्चे निकले हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे एक ग्रैंडफादर है, ठीक है, ग्रैंडफादर के 3 बच्चे हैं, ठीक है, तो ये हमारे एंसेस्टर हो गए, ये इनके क्या हो गए, डिसेंडेंट हो गए। फिर तीनों बच्चे के अपने अपने कुछ बच्चे हैं, तो ये सब लोग क्या हो गए, इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के एक मेंबर बन गए। ठीक है, इसमें एक और रूल है कि जो भी तीनों बच्चे हैं उनकी वाइफ, ठीक है, इनकी अगर कोई बेटी भी हुई लेकिन वो बेटी कैसी होनी चाहिए, अनमैरिड, तो ये सब लोग इस फैमिली बिजनेस के क्या बन जाएंगे, मेंबर बन जाएंगे। ठीक है, ओके, तो ये रूल होता है अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। और एक कॉन्ट्रैक्ट भी क्रिएट होता है प्रॉपर, जिसमें मेन हेड ऑफ द फैमिली के साथ साथ जितने भी कॉमन फैमिली मेंबर्स हैं वो सबके नाम उसमें लिखे हुए रहते हैं, क्योंकि ये सब उस बिज़नेस के क्या बन जाते हैं, जॉइंट ओनर्स बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन एकदम क्लोज रिलेटेड, जैसे मैंने बताया ना, दादा के 3 बच्चे, फिर उनके बच्चे, मतलब ये एक ही रूट से है ना, एक ग्रैंडफादर के रूट से जो निकले हुए हैं, ऐसा। ओके, ठीक है, तो ये आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है, जिसको हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके हम कुछ फीचर्स करते हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली के फीचर्स क्या है। सबसे पहले, ये टाइप का बिजनेस आपको सिर्फ इंडिया में मिलेगा, एग्जिस्ट ओनली इन इंडिया। और इंडिया में इसका एक्ट भी है। एक्ट का मतलब होता है कानून भी बनाया हुआ है, और वो कानून का नाम है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ठीक है, 1956 में एक हिंदू लॉ बनाया था, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि उस टाइम पे हिंदू मुस्लिम्स के वॉर ये सब चल रहे थे। ठीक है, पार्टीशन हुआ था, तो उसके वजह से इंडिया में एक हिंदू सक्सेशन एक्ट बना था 1956, जिसमें हम हिंदू लॉ को फॉलो कर रहे थे, और उसी में ही इस बिज़नेस के बारे में हमने क्या किया, पढ़ा है, इसको बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसके लिए ये पहला पॉइंट है, एग्जिस्ट ओनली इन इंडिया। ठीक है, सेकंड इसका फीचर है फॉर्मेशन।
ये टाइप का बिजनेस फॉर्म कैसे होता है? ये टाइप का बिजनेस फॉर्म होता है फैमिली मेंबर से, मतलब जो हेड ऑफ द फैमिली होता है उसको हम बोलते हैं कर्ता। ठीक है, देखो यहाँ पे एक वर्ड है जो आपको याद रखना है, द सीनियर मोस्ट मेंबर इज कॉल्ड कर्ता, और बाकी के जो फैमिली मेंबर उस बिजनेस में होते हैं, उनके फैमिली में जो होते हैं उनको हम बोलते हैं को पार्टनर्स। सो जो कर्ता होता है वो होता है सीनियर मेंबर, मतलब हेड ऑफ द फैमिली। मतलब अगर दादा है, सीनियर मेंबर जिंदा है दादा, तो दादा क्या बन जाएंगे? उस बिजनेस के कर्ता। दादा नहीं है तो फिर जो दादा के फर्स्ट चाइल्ड है वो बनेंगे कर्ता। ठीक है, फिर ऐसे ये चलता रहेगा, और बाकी के जो मेंबर्स रहेंगे वो उस बिजनेस के क्या बन जाएंगे? को पार्टनर्स। ठीक है, कर्ता, सीनियर मेंबर और को पार्टनर्स जो होते हैं वो बाकी के फैमिली मेंबर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें मेंबरशिप। इस बिजनेस में कितने भी मेंबर हो सकते, कोई लिमिट नहीं है। जैसे पार्टनरशिप में मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स आप रख सकते हो। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में तो एक ही होता है, लेकिन जो ये वाला बिजनेस है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसमें कोई लिमिट ही नहीं है। जितनी बड़ी फैमिली उतना बड़ा ज़्यादा मेंबर्स, बराबर। तो इसमें कोई मेंबरशिप का लिमिट नहीं है। ठीक है, जो भी पैदा हो गया उस फैमिली में वो उसका क्या बन गया? को पार्टनर्स। एग्जाम्पल के तौर पे लेट से अंबानी है, ठीक है, तो अंबानी के फैमिली में उनके जो बच्चे हैं, उनके बच्चों को जो भी बच्चे होंगे, जितने भी बच्चे होंगे वो सब वो अंबानी बिजनेस के क्या बन जाएंगे? को पार्टनर्स। क्लियर है? ठीक है, ओके। तो ये बाय बर्थ होता है, लीगल एडॉप्शन और मैरिज इनटू द फैमिली। मेंबरशिप कैसे बनेगी? या तो उस फैमिली में आपका बर्थ हुआ है जहाँ पे प्रॉपर फैमिली बिजनेस है, या तो उस फैमिली ने आपको एडॉप्ट के किसी को एडॉप्ट किया होगा, लीगल एडॉप्शन अगर है तो भी आप उसमें क्या बन सकते हो? को पार्टनर बन सकते हो। और या फिर शादी करके जब हम किसी के फैमिली में जाते हैं एज अ मैरिड वाइफ, ठीक है, और फिर वहाँ के आप क्या बन जाते हो? को पार्टनर्स। ठीक है, तो ये 3 वे में हम उस फैमिली बिजनेस के क्या बन सकते हैं? को पार्टनर्स बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर सब लोग जॉइंट ओनर होते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि कर्ता सीनियर मोस्ट मेंबर है तो वो खाली अकेला ओनर नहीं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जितने भी है कर्ता, को पार्टनर्स, वो सब को ओनर्स है, जॉइंट ओनर्स है वो सब। ठीक है, सबको जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिवाइड होगा, प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइड होगी। इसके लिए इसमें जो पॉइंट है वो कैसा है? जॉइंट ओनर। ये देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज जॉइंटली ओन्ड। कैसे ओन करते हम इसको? हम इसको जॉइंटली ओन करेंगे, किसके बीच में? बाय कर्ता एंड द को पार्टनर्स। ठीक है, द बिजनेस इज जॉइंटली ओन्ड बाय 3 जनरेशन ऑफ द फैमिली। ये आपको याद रखना है, जो 3 जनरेशन्स होती है वो इसको जॉइंटली क्या कर सकती, ओन करती है। खाली कर्ता जो है ना, ये सारे प्रॉपर्टी को अच्छे से संभालता है, मैनेज करता है। ठीक है, लेकिन 3 जनरेशन तक ये प्रॉपर्टी क्या होती है? कैरी फॉरवर्ड होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं गुड क्रेडिट स्टैंडिंग। गुड क्रेडिट स्टैंडिंग का मतलब होता है, अभी समझो बिजनेस कर रहे हैं, पैसों की ज़रूरत तो होती ही है, तो अगर इनके फैमिली बिजनेस का बहुत नाम है मार्केट में तो ऑटोमेटिकली इनको मार्केट में इजीली इनके रेप्यूटेशन के वजह से लोन मिल जाता है। गुड क्रेडिट स्टैंडिंग, ये देखो यहाँ पे लिखा है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज कंडक्टेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड। ठीक है, इट एंजॉयज गुडविल इन द मार्केट, इट अश्योर्स द क्रेडिटर टू अबाउट रीपेमेंट ऑफ द लोन. Okay, the liability of the karta is unlimited, so bank and other financial institutions are ready to grant the loans. इस टाइप के बिजनेस को लोन मिलना बहुत इजी हो जाता है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि पहले तो
इन लोग लॉन्गर पीरियड के लिए बिजनेस कर रहे हैं तो इनका एक गुडविल क्रिएट हो जाता है। दूसरा, कर्ता की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, मतलब अगर बिजनेस को कुछ भी प्रॉब्लम भी हो रहा है तो कर्ता को अपने पर्सनल प्रॉपर्टी तक बेचना पड़ सकता है उस बिजनेस का लोन रीपे करने के लिए। तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इजीली लोन देने को क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाता है। इसके लिए ऐसे टाइप में बिजनेस में जो क्रेडिट स्टैंडिंग है ना वो अच्छा है, ठीक है। दूसरा आते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, इस पूरे बिजनेस को मैनेज एक्चुअली में करता कौन है, कर्ता जो इस पूरे बिजनेस को क्या करता है, मैनेज करता है। जो को पार्टनर्स होते हैं ना वो लोग मैनेज नहीं करते, they have no right to participate in management of family business. However, कर्ता may consult the member of the family while taking any business decisions. अब इसमें मैनेजमेंट को समझते हैं। मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो भी बिजनेस डिसीजन लेना होता है वो फाइनल डिसीजन कर्ता का होता है, ओके। मतलब को पार्टनर्स पार्टिसिपेट नहीं भी करते तो चलता है, हाँ, लेकिन अगर कर्ता को लग रहा है कि हम अपने को पार्टनर्स से भी थोड़ा कंसल्ट करते हैं, उनको थोड़ा आइडिया होगा तो उनसे पूछते हैं, तो उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन लेने का काम तो किसका होने वाला है, कर्ता का। कर्ता ही प्रॉपरली मैनेज करता है। देखो, ओनरशिप और मैनेजमेंट में फ़र्क है। ओनरशिप का मतलब क्या हुआ कि जब प्रॉफिट होगा तो सब में बटेगा, जितने भी मेंबर हैं, लेकिन मैनेजमेंट का मतलब होता है संभालना। तो संभालने का काम किसका, कर्ता का, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट मेंबर है ना, तो वो ही डिसीजन लेगा, वही एक्टिविटी करेगा, वही कॉन्ट्रैक्ट ये सब में बात करेगा अपने क्लाइंट से। सारा मैनेजमेंट का काम कर्ता के शोल्डर पे रहता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग। क्या पॉइंट है ये, प्रॉफिट शेयरिंग। अब अभी आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कर्ता अगर मैनेज कर रहा है तो पूरा प्रॉफिट उसको मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। प्रॉफिट क्या होता है ना, कर्ता और को पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होता है, प्रॉफिट शेयर होता है, बिकॉज ये लोग सब उस बिजनेस के क्या है, ये लोग सब को ओनर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज नॉट फॉर्म्ड बाय एनी contractual agreement. There is no specific ratio of the profit and loss shared by karta and co-partners. So the sharing ratio keeps on changing depend upon birth and death in the family. देखो, प्रॉफिट तो शेयर होगा, लेकिन कितना शेयर होगा इसका कुछ प्रॉपर अग्रीमेंट नहीं होता है। वो कर्ता और को पार्टनर्स एक दूसरे के बीच की बात होती है कि हमें कितना प्रॉफिट शेयर करना है, क्योंकि इसमें बर्थ भी होता है, डेथ भी होता है फैमिली मेम्बर का, तो बार बार इनका प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। एक बार हम लोग देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा फीचर्स में, ठीक है। तो सबसे पहले ये टाइप का बिजनेस आपको सिर्फ कहाँ दिखेगा, आपको सिर्फ इंडिया में मिलेगा, एग्जिस्ट ओनली इन इंडिया, ठीक है। दूसरा हमने क्या सीखा अबाउट फॉर्मेशन, ये बिजनेस फॉर्म कैसे होता है, एज पर हिंदू लॉ, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ये कानून फॉलो करके हम इस फैमिली बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये फैमिली बिजनेस आगे कंटिन्यू कैसे होता है, कितने अपने मेंबर हैं, तो जो मेन हेड ऑफ द फैमिली मेंबर होते हैं वो कर्ता बन जाते हैं, और बाकी के इसमें कौन होते हैं, को पार्टनर्स, ठीक है। दूसरा, इसका मेंबरशिप, इसका कोई लिमिट नहीं है, कितने भी लोग इसमें क्या बन सकते हैं, को पार्टनर्स बन सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि कितने इसमें इस फैमिली में पैदा हो रहे हैं, कितने को हमने अडॉप्ट किया है, कितने लोग शादी करके गए हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें कोई भी लिमिट नहीं है कि 10 की लिमिट ही होनी चाहिए या 20 की, ऐसा कुछ भी नहीं होता इस टाइप के बिजनेस में, ओके। नेक्स्ट, इसमें पूरा जॉइंट ओनरशिप होता है, कर्ता अकेला ओनर नहीं है, मतलब प्रॉफिट अगर डिवाइड होगा, प्रॉपर्टी अगर डिवाइड होगी तो सबके साथ मिलके होगी, कर्ता और को पार्टनर से मिलके होगी। फिर नेक्स्ट है, ये बिज़नेस बहुत लंबे समय तक चलता है,
इसके लिए लोन मिलना ऐसे बिजनेस में काफ़ी इजी हो जाता है बिकॉज ऑफ गुडविल। मार्केट में ऐसे बिजनेस का अच्छा खासा गुडविल है, जैसे टाटा ले लो, अंबानी की कंपनीज ले लो, तो इन लोगों को ईजिली लोन मिल जाएगा बिकॉज इन लोग लॉन्ग पीरियड से चल रहा है। इनका एक्चुअली में तो है स्टार्ट तो फैमिली बिजनेस से ही हुआ था, अब जाके ये लोग अपने कंपनी से क्या कर रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैनेजमेंट इसमें करता अकेले करता है एंड इसमें प्रॉफिट शेयर होता है, लेकिन एक फिक्स प्रॉफिट शेयरिंग नहीं पता कि इसमें कितना प्रॉफिट शेयर हो सकता है। हर टाइम इनका प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। ओके तो ये था आपका फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, और इसमें 2 स्कूल ऑफ लॉ आप पढ़ते हो, मिताक्षर और दयाभगा। ये दोनों के हिसाब से इन लोगों का अपना अपना डेफिनेशन है बिजनेस के बारे में। ओके तो ये था आज के लिए, काफ़ी है, इतना हमने सीखा फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी बिजनेस के कुछ अमेजिंग एडवांटेज पढ़ेंगे और कुछ डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।